चलो लेट्स स्टार्ट। When 2x cubed minus 4x squared minus 5x minus 2 is divided by x minus 1 bracket x plus 2, the remainder is ax plus b. This result may be expressed as the identity 2x cubed minus 4x squared minus 5x squared 5x minus 2 is equivalent to x minus 1 x plus 2 cube bracket x plus ax plus b, where qx is the quotient. Part A is state the degree of qx, and part B is by substituting suitable values of x, find a and b. ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने क्यू एक्स, मतलब क्यू एक्स यहाँ क्वेश्चन है, क्यू फॉर क्वेश्चन, क्यू एक्स की उसने एक टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करा दी और उसने मुझे ये बताया कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। इसको मैं डिवाइड करा रहा हूँ x माइनस 1 और x प्लस 2 से। ठीक है, मेरे पास दो डिवाइजर हैं और वो ये कह रहा है कि जो रिमाइंडर आ रहा है ना वो इस फॉर्म में आ रहा है कि ax प्लस b। ठीक है, वो अब मुझे इससे कुछ करना नहीं है। उसने मुझे इस पूरी इंफॉर्मेशन को जो है ना वो रिमाइंडर थ्योरम की फॉर्म में लिख के दे दिया है कि जो पॉलिनोमियल है, जो एक्सप्रेशन है वो है 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 आइडेंटिकल टू x माइनस 1 ब्रैकेट x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस ax प्लस b। आपको याद होगा कि हमने ये चीज रिमाइंडर थ्योरम में देखी थी कि जब भी आपको डिविडेंड चाहिए होता है तो आप क्वोशिएंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हो और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देते हो। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ एग्जाम्पल में इस तरह देखी थी कि मैंने आपको बोला था कि अगर यहाँ 11 है और हम 11 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 टाइम्स 5 इज 10। ठीक है, रिमाइंडर आ जाएगा 1। और अगर मुझे 11 वापस चाहिए, 11 वापस चाहिए तो मैं इसको किस तरह लिखूंगा कि मैं लिखूंगा 11 विल बी इक्वल्स टू क्वोशिएंट मेरा 5 है तो मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर मैं उसमें 1 को ऐड कर दूंगा इन ऑर्डर टू गेट बैक माई डिविडेंड। ठीक है, ये चीज हमने देखी थी। तो यहाँ भी उसने हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन में दे दिया है कि उसने एक्सप्रेशन लिखी, आइडेंटिकल का साइन यूज किया और उसने जो है वो क्वोशिएंट लिखा। क्वोशिएंट जो वो डिवाइजर था x माइनस 1 और x प्लस 2, उसको उसने क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कराया क्यू एक्स और फिर उसने आगे रिमाइंडर ऐड कर दिया ए एक्स प्लस बी। हमें यहाँ ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन वो सेकंड पार्ट में करनी है। फर्स्ट पार्ट में वो मुझसे कह रहा है कि स्टेट द डिग्री ऑफ क्वोशिएंट एक्स, मतलब डिग्री क्या होगी क्वोशिएंट एक्स की। पहले तो ये चीज याद रखो कि ये जो क्वोशिएंट है ये एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, ये बायनोमियल भी हो सकता है, ये ट्राइनोमियल भी हो सकता है, ये पॉलिनोमियल भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये एक्सप्रेशन होगा। ठीक है ना, तो उस एक्सप्रेशन में एक्स भी होगा तो एक्स की जो भी पावर होगी, हाईएस्ट पावर, वो कहलाती है डिग्री। ठीक है, हमने ये चीज देखी थी कि पावर को हम डिग्री भी कहते हैं। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है, चूंकि ये आइडेंटिकल का साइन है ना, आइडेंटिकल का मतलब है कि जो हाईएस्ट डिग्री इक्वेशन के इस साइड पे होगी वही हाईएस्ट डिग्री इस साइड पे भी होनी चाहिए। तो इस साइड पे जो एक्स की हाईएस्ट पावर है वो है 3, मतलब यहाँ 3x है। और अगर मैं इस साइड पे देखता हूं तो यहाँ मेरे पास एक एक्स है, यहाँ मेरे पास एक एक्स है, लेकिन यहाँ क्वोशिएंट में इन ऑर्डर टू मेक इट 3 हाउ मेनी एक्स शुड बी देयर। तुम लोग क्या बता सकते हो कि मुझे तो यहाँ 3x चाहिए, यहाँ x की पावर 3 है ना, तो इसका मतलब है 3x है यहाँ हाईएस्ट पावर। तो इन ऑर्डर टू गेट द हाईएस्ट पावर 3 ओवर हेयर, यहाँ भी हाईएस्ट पावर 3 मुझे बनाने के लिए एक x और 2x तो मौजूद है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ x की क्या पावर होनी चाहिए। अगर यहाँ x की पावर 2 हो जाएगी तो जब 2x और x जब मल्टीप्लाई होंगे तो x4 हो जाएगा। मुझे x4 नहीं चाहिए, मुझे x3 चाहिए। समझ में आ रहा है, मुझे x3 चाहिए। तो x3 के लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ ऑलरेडी 2x पहले से मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ये जो क्वोशिएंट होगा इसमें भी x की पावर 1 ही होनी चाहिए। अगर यहाँ 1 के अलावा कोई डिग्री होगी तो फिर x की 3 पावर नहीं आएगी, x की ज्यादा पावर हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों साइड्स आइडेंटिकल हैं। तो इसका मतलब है कि जो हाईएस्ट पावर x की यहाँ होगी वही हाईएस्ट पावर x की यहाँ भी होगी, क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, और x क्यूब बनाने के लिए मुझे x स्क्वायर को सिर्फ x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x स्क्वायर से करूंगा तो x4 आ जाएगा, यहाँ x4 है नहीं तो वो बात गलत हो जाएगी। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. ठीक है, हाईएस्ट डिग्री निकालने का ये तरीका होता है कि आपको सिर्फ ये देखना होता है कि सिंस बोथ साइड्स आर आइडेंटिकल तो यहाँ जो x की हाईएस्ट पावर है वो यहाँ भी होनी चाहिए।
तो अब यहाँ तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, x+1 मल्टीप्लाई हो रहा है x+2 से, और x+2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है qx से। तो यहाँ मुझे सिंस आई नीड x⁻3, तो यहाँ एक x मौजूद है, जब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, और फिर मुझे x³ बनाने के लिए यहाँ सिर्फ एक x चाहिए। अगर एक x से ज्यादा होगा तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इसीलिए मैंने जो है वो यहाँ लिख दिया कि डिग्री ऑफ कोशेंट, मतलब कोशेंट की जो डिग्री होगी, जो x की हाईएस्ट पावर होगी, वो 1 होगी। ये पार्ट ए का आंसर आ गया। ठीक है, अगर यहाँ x5 होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ होता 2x5, ठीक है, यहाँ होता 2x5, तो मुझे बताओ क्वोशंट की क्या डिग्री आती। अगर यहाँ 2x5 होता, x की पावर 5 होती मैक्सिमम, तो यहाँ क्वोशंट की क्या डिग्री आती हमारे पास? 3। जबरदस्त, 3 आती, क्योंकि एक x और एक x तो मौजूद है, x² तो मौजूद है, और x5 बनाने के लिए मुझे कितना और चाहिए होगा? x³ चाहिए होगा। अगर यहाँ x7 होता तो क्या आता? अगर यहाँ x7 होती तो क्या डिग्री आती? 5 आ जाती। ये बात समझ में आती है? यस सर। चलो अब आगे बढ़ जाओ पार्ट बी पे। ठीक है, पार्ट बी में हमसे वो कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए और बी। ए और बी की वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है। ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास दो डिवाइजर मौजूद हैं। ठीक है, दोनों डिवाइजर्स की मैं बारी बारी जो है वो, जैसे मैं रिमाइंडर थ्योरम में काम करता था, दोनों मेरे पास डिवाइजर्स मौजूद हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, x-1 इक्वल टू 0 कर देता हूँ। जब मैं x-1 इक्वल टू 0 करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, और फिर मैं ये x की वैल्यू 1 जो है वो अपने पॉलिनोमियल में डाल दूंगा, यहाँ वापस पुट कर दूंगा, और अपनी जो है वो एक इक्वेशन बना लूंगा। जब मैं x-1 इक्वल टू 0 करूंगा तो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 1, और जब x की वैल्यू 1 आ जाएगी तो आई विल पुट दिस वैल्यू ऑफ x बैक इनटू दिस। ये पूरी आइडेंटिटी जो आइडेंटिकल आपको पूरी एक्सप्रेशन दी हुई है इसमें पुट कर दो। जब आप x की जगह पे 1 पुट करोगे तो 2 एज इट इज आ जाएगा, और 1 और फिर क्यूब आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि x³ है और x की वैल्यू हमारे पास 1 है। और फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा, माइनस लिखूंगा, 4 विल बी एज इट इज, x² है तो x की जगह पे मुझे 1 पुट करना है तो 1 आ गया, और फिर स्क्वायर, एंड देन आई हैव टू राइट 1 इन प्लेस ऑफ x, तो 5 ऐसे ही लिखा, ब्रैकेट में 1 लिख दिया, और देन -2। अब मैं ये इक्वेशन का साइन बना देता हूँ। ठीक है, 1 - 1 0 हो जाएगा। मैं इसको करके दिखा देता हूँ इस तरह। जब मैं 1 - 1 लिखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और जब यहाँ लिखूंगा 1 + 2 हो जाएगा। ये करके दिखाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 1 - 1 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, लेकिन फिर भी जो है वो मैं लिख के दिखा देता हूँ ताकि चीज समझ में आ जाए। और फिर आगे जब मैं दोबारा, ठीक है, यहाँ ax + b है तो a की जगह पे a आ गया, x की जगह पे 1 आ गया, और +b। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक सिंपल इक्वेशन आ जाएगी। ये वाली तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि 1 - 1 0 होता है। 0 को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 0 हो जाएगा। 1 और 1 का क्यूब जो है वो 1 हो गया, और जब आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो दिस विल बी 2, ये 2 हो जाएगा, माइनस ये 4 हो जाएगा, दिस विल बी -5, एंड दिस विल बी -2, और दिस साइड पे ये सब 0 हो जाएगा, तो a + b आ जाएगा बस। और आपके पास जो पहली इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी a + b = माइनस साइन। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपके पास। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को इधर कर लेते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा डिवाइजर था वो था x+2, तो देन x+2 विल बी इक्वल्स टू 0 एंड x विल बी इक्वल्स टू -2। -2 का क्यूब हो गया, एंड देन वी हैव -4, और फिर -2 का स्क्वायर हो गया, एंड देन वी हैव -5 ब्रैकेट में -2, देन वी हैव -2। अब मैं इसकी जगह पे पूरा 0 लिख रहा हूँ क्योंकि जब यहाँ मैं -2 पुट करूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये पूरे तीनों टर्म से जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा। मैंने डायरेक्ट 0 लिख रहा हूँ।
ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, a एज इट इज आ जाएगा ब्रैकेट में -2 एंड देन प्लस b. -2 cube will be -8, -8 multiplied by 2 will be -16, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 times 4 will be -16 again. This will be -5 multiplied by -2 will be +10, and then this will be -2 equals to -2a. -2 multiplied by a will be -2a plus b, or your second equation will be -2a plus b will be equals to -24 हो जाएगी. दिस इज माय सेकंड इक्वेशन. दो इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं, साइमल्टेनियसली किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो. एक मेरे पास इक्वेशन आ गई है, a प्लस बी इक्वल्स टू -9, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास आ गई है -2a इस इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से कर देता हूँ. इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देता हूँ -2 से, और इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ 1 से. ये कोफिशिएंट सेम करना है ना. जब मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी -2a, और दिस विल बी -2b, and -2 multiplied by -9 will be +18. और नीचे वाली इक्वेशन को जब 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कोई फर्क नहीं आएगा. दिस विल बी सेम, -2a plus b will be equals to -24. Now my coefficients are same and the sign is also same, so this means I have to subtract it. When I will subtract it, I have to change the sign. This is negative, so this will become positive. This is positive, this will become negative, and this is negative, this will become positive. You just have to change the sign of the second equation only. So this will cancel out. This will be -3b, and this will be 40. So the value of b is coming out to be 42 divided by -3 will be -14. एलिमिनेशन मेथड मुश्किल लगता है तो सब्स्टिट्यूशन से कर लो. b की वैल्यू आ गई है मेरे पास, और आई हैव द इक्वेशन, सिंप्लीफाइड इक्वेशन है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1, जिसमें a plus b equals to -9 है. I will just plug the value of b in this equation. b is -14, a will be as it is. जब यहाँ b -14 पुट करोगे और फिर b को शिफ्ट करोगे दूसरी साइड पे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा. दिस विल बी 9 -9 plus 14. The value of a is coming out to be 5. वो थोड़ी सी वर्किंग थोड़ी लेंदी थी इसकी, बाकी क्वेश्चन आसान था. ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, और मेरे पास उसमें दो जो है वो डिवाइजर दिए हुए थे. मैंने बारी बारी दोनों को इक्वल्स टू 0 किया. एक्स की दो वैल्यूज मैंने कंसिडर करी और दोनों को वापस जो है वो पॉलिनोमियल में पुट करके मैंने दो इक्वेशंस बनाई. दोनों इक्वेशंस को बनाने के बाद मैंने दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया. बी की वैल्यू -14 आ रही है, ए की वैल्यू 5 आ रही है. आप लोग की भी यही आ रही है वैल्यूज? Yes, sir. चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ो. क्वेश्चन नंबर 13 कॉपी करो, उसको ट्राई करो सॉल्व करना.
चलो, जिसका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया वो क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करो। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 अगर किसी को दोबारा पूछना है तो मैं दोबारा समझा दूं एक बार, या क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर दूं? सर क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करना। ठीक है, बिस्मय जाग रही है, बाकी सब सो रहे हैं लग रहा है। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 13 में वो मुझसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड ऑफ क्यू। तो मैंने क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैंने सबसे पहले लिख दिया कि मुझे पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मुझे क्यू की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब है कम से कम दो डिवाइजर तो होने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने यही देखा था कि जब मुझे दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दो इक्वेशंस चाहिए, और दो इक्वेशंस बनाने के लिए मुझे कम से कम दो डिवाइजर चाहिए। आगे पढ़ता हूँ, देखता हूँ डिवाइजर है मेरे पास दो। इफ 2x4 उसने मुझे एक एक्सप्रेशन दी हुई है, एक्सप्रेशन मेरे पास है 2x4 प्लस पी एक्स क्यूब एंड देन आई हैव प्लस क्यू एक्स माइनस 4। प्लस क्यू एक्स है मेरे पास, और प्लस क्यू एक्स के बाद मेरे पास माइनस 4 है। और वो मुझसे ये कह रहा है कि लीव्स द डिनोमिनेटर, लीव्स रिमाइंडर। रिमाइंडर भी वो मुझे बता रहा है, द रिमाइंडर इज, मैंने रिमाइंडर भी आगे लिख लिया। रिमाइंडर मेरे पास आ रहा है 36x प्लस 32, ये मेरा रिमाइंडर है। जब मुझे वो रिमाइंडर दे रहा है इसका मतलब है फिर आगे डिवाइजर भी वो देगा, क्योंकि जब रिमाइंडर डिवाइजर के बगैर जो है वो बिल्कुल ही। और आगे उसने मुझे कहा कि व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज द डिवाइजर। अब यहाँ वो मुझे एक ही डिवाइजर दे रहा है, इसका मतलब है कि मैं इसको अगर फैक्टराइज कर दूं तो ये मुझे दो डिवाइजर खुद ब खुद बन जाएंगे। तो मुझे पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कम से कम दो डिवाइजर चाहिए। तो जब मैं इसको इक्वल्स टू जीरो करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइजर को इक्वल्स टू जीरो करना पड़ता है। तो दिस इज आवर डिवाइजर। तो जब मैं इसको इक्वल्स टू जीरो करूंगा तो ये, सर बोलो, जो दो ब्रैकेट्स आ रहे हैं वो x+1 है और x-3। बिल्कुल यही आ रहे हैं, क्योंकि आपने इसको फैक्टराइज किया। जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो फिर जो है वो हमें मिडिल टर्म अप्लाई करनी पड़ेगी। मिडिल टर्म अप्लाई करने के लिए हमारे पास, हमें 3 चाहिए, तो हमारे पास आ जाएगा -3x प्लस एक्स। हमने जल्दी से इसको -3x और प्लस एक्स कर दिया, एंड देन हमने कॉमन ले लिया। कॉमन हमारे पास जो है वो फर्स्ट टू में से x आ गया, x-3 आ गया, और फिर हमने सेकंड में से +1 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास x-3 अगेन सेम ब्रैकेट्स आ गए। सेम ब्रैकेट्स का मतलब है हमने काम बिल्कुल सही किया है। और हमारे पास जो दो डिवाइजर्स हैं, एक आ रहा है x-3 और एक डिवाइजर हमारे पास आ रहा है x+1। दो डिवाइजर आ गए हमारे पास, बारी बारी दोनों को इक्वल टू जीरो करके दो एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी, और वो वैल्यूज जो है वो पुट करके दो इक्वेशंस बनेंगी। बिल्कुल यही काम करना है जैसा हमने अभी किया ना, बिल्कुल इसी तरह का काम है। स्टार्ट कर दो जल्दी से, पी और क्यू की वैल्यूज बता दो मुझे जल्दी से, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ साथ साथ। कुछ कह रहे हो ऐसा? नहीं कुछ। मैंने तुम लोग के मार्क्स सेंड कर दिए थे, तुम लोग को ईमेल मिल गई होगी होपफुली।
3 की पावर 4 81 हो जाएगा। 81 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 162 हो जाएगा। 3 का क्यूब जो है वो 27 हो जाएगा। 27 को जब आप p से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी 27p एंड देन 3 मल्टीप्लाई बाय q विल बी 3q इक्वल्स टू 36 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो you will get 108 and 108 plus 32 140 हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे p और q की आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी दैट विल बी 27p। सारे नंबर्स को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दो तो दिस विल बी 27p प्लस 3q एंड देन विल बी इक्वल्स टू, ये जो पॉजिटिव है वहां जाके नेगेटिव हो जाएंगे तो हमारे पास जो है वो दिस विल बी -18। तो पहली इक्वेशन हमारे पास ये आ गई और फिर हम इसी तरह दूसरी इक्वेशन पे भी वर्किंग करते हैं। दूसरी इक्वेशन के लिए मेरे पास जो रिमाइंडर है दैट इज x+1। तो x+1 विल बी इक्वल टू 0। जब x+1 को हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, जी सर। p प्लस क्यू इक्वल टू 2 आ रहा है ना। जब आप -1 पुट करोगे तो -1 पे पावर 4 2 हो जाएगी तो ये आ जाएगा 2 माइनस और दिस विल बी -p और फिर यहाँ जो है वो हमारे पास -q आ जाएगा और -q के बाद इधर 4 आ जाएगा हमारे पास। और फिर जब हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे रिमाइंडर में पुट करेंगे तो हमारे पास वहां भी जो है वो -4 ही आ रहा होगा। ठीक है, तो ये -4 और ये -4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास p प्लस क्यू इक्वल टू 2 दूसरी इक्वेशन आ गई। और जब इस दूसरी इक्वेशन में से मैं जो है वो अब सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से मैं क्या करता हूँ, p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो p की वैल्यू आ जाएगी q -2 q और फिर ये 2 q जो है वो मैं रिक्वायर्ड इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करूंगा तो दिस विल बी 27 और 27 के बाद जब मैं ब्रैकेट में पुट करूंगा 2 q क्योंकि p की वैल्यू मेरे पास 2 q है and then close the bracket plus 3q will be equals to -18 27 times 2 is 54 and 54 or 27 minus 27q plus 3q and then equals to -18 और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ q 27 और ये 3 -24 हो जाएगा और q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। q विल बी 3 और फिर जब q की वैल्यू आ जाए तो इसको सिंप्लीफाइड इक्वेशन हमने बनाई हुई है p इज इक्वल टू 2 q। जब आप p की जगह पे q की जगह पे 3 पुट करोगे इस इक्वेशन में यू विल गेट द वैल्यू ऑफ p एंड द वैल्यू ऑफ p विल बी इक्वल्स टू -1। तो वही क्वेश्चन था उसी तरह का, बस ये है कि थोड़ी सी वर्किंग इसमें ज़्यादा होती है तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही था जो कि हमने रिमाइंडर थ्योरम के सारे क्वेश्चन में अप्लाई किया है। दिस वाज एक्सरसाइज 5.2। पूरी 5.2 हमने कर ली है, तकरीबन कुछ क्वेश्चंस उसमें रह गए हैं तो वो तुम लोग ट्राई कर लेना। अगर नहीं होते क्वेश्चन सॉल्व तो फिर मुझे बता देना, मैं इंशाल्लाह हेल्प कर दूंगा। बाकी अब हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 5.3 पे चलते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। वो भी बड़ी आसान सी है, फैक्टर थ्योरम की है वो। ये रिमाइंडर थ्योरम किया था अब तक हमने।
अब हम थोड़ा सा जो है वो फैक्टर थ्योरम की बात कर लेते हैं, उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। 10 बजे तक का टाइम है हमारे पास, 2-3 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। ये क्वेश्चन कर लो तो मुझे बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। सर हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फैक्टर थ्योरम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये दो फैक्टर थ्योरम है, ये क्या है हमारे पास। ठीक है, जैसे रिमाइंडर थ्योरम था, इसी तरह हमारे पास एक और है फैक्टर थ्योरम। इसको समझने के लिए वही वाली एग्जांपल देखते हैं जो कि हम लोग के पास हमारे पास बेसिक एग्जांपल है। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि अगर मुझे 12 के फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट करना है, मुझे ये बता दो 12 के फैक्टर्स कौन कौन से। फैक्टर समझते हो ना, 12 किस किस के टेबल में आता है। तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 के फैक्टर्स आ गए। अब मैं इनमें से कोई भी एक एक जो है ना फैक्टर पिक कर लेता हूँ, जैसे मैंने 3 पिक किया। ठीक है, जब मैं 3 को 12 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि 3 12 का फैक्टर है, तो जब मैं 3 को 12 से डिवाइड करूंगा तो 3 टाइम्स 4 इज 12। जब भी आप किसी के फैक्टर से उसको डिवाइड करते हो तो हमेशा रिमाइंडर कितना आता है? 0। हमेशा रिमाइंडर कितना आता है? जीरो। आप किसी भी फैक्टर से 12 को डिवाइड कर दो। 12 के हमने इतने सारे फैक्टर्स लिखे हैं, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 12 लिखा है। जब भी आप किसी फैक्टर से किसी नंबर को डिवाइड करोगे ना, तो आपका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, अगर वो उसका फैक्टर नहीं होगा तो अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ उठा लेता हूँ, 5 उठा लेता हूँ। ठीक है, 5 जो है वो 12 का फैक्टर नहीं है। तो जब मैं 12 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि 5 12 का फैक्टर नहीं है। 5 टाइम्स 2 इज 12, 5 टाइम्स 2 इज 10। तो जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2 आ जाएगा, तो रिमाइंडर मेरे पास देखो अदर देन 0 आया। तो फैक्टर थ्योरम सिर्फ यही बात करता है कि अगर आप किसी पॉलिनोमियल को, किसी एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। अभी हमने नंबर्स की बात की है समझने के लिए। जब हम लोग ये फैक्टर थ्योरम की एक्सरसाइज जब 5.3 स्टार्ट करेंगे तो इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेशंस, पॉलिनोमियल की बात होती है उसमें बस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो मुझे 3 पार्ट्स दे रहा है, और तीनों पार्ट्स में जो है ना वो मुझसे एक एक्सप्रेशन देके 3 डिवाइजर दे रहा है, और वो कह रहा है कि बताओ कि क्या ये इसके फैक्टर्स हैं कि नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। क्वेश्चन में वो मुझसे ये कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। उसने मुझे एक एक्सप्रेशन दे दी है, वो एक्सप्रेशन मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, और उसके बाद हम लोग बारी बारी तीनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। पहली एक्सप्रेशन वो मुझे दे रहा है 3x स्क्वायर, तो एक्सप्रेशन उसने एक ही दी है मुझे। तो एक्सप्रेशन पहले मैं लिख देता हूँ 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। दिस इज द एक्सप्रेशन, ये मेरे पास पॉलिनोमियल है। और वो मुझसे ये पूछ रहा है कि उसने मुझे एक डिवाइजर दिया है, उसने मुझे एक एक्सप्रेशन दी है बाइनोमियल x माइनस 1, और ये पूछ रहा है कि क्या ये x माइनस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस, क्या मुझे ये बताने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ से एक x की वैल्यू निकालनी x की पड़ेगी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, अगर आंसर x 0, -1 इज इक्वल टू 0 करके तो x की वैल्यू 1 आएगी, तो उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, और अगर सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पास आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब है ये इसका फैक्टर है। और अगर सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसको सॉल्व किया मैंने थोड़ा सा और आंसर 0 नहीं आया, तो इसका मतलब है ये इसका फैक्टर नहीं है। x की वैल्यू 1 आ गई। अब मैं वापस इसमें पुट कर देता हूँ पॉलिनोमियल में। x की जगह पे मैंने 1 पुट किया, ब्रैकेट 1 क्यूब एंड देन प्लस 2, फिर ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर एंड देन माइनस 7 यूज किया मैंने, और ब्रैकेट में 1 यूज किया, x की वैल्यू 1 है, और प्लस 2। अब मैं इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई करके मैं देख लेता हूँ कि क्या मेरा आंसर 0 आ रहा है। यस 1 सर, के 0 आ रहा है। इसका मतलब ये इसका फैक्टर है।
ठीक है, जब जीरो आ गया इसका मतलब है रिमाइंडर जीरो आ गया, इसका मतलब है कि ये इसका फैक्टर दिस विल बी 5 minus 5 which is equal to 0। तो इसी तरह जो है वो हमें बाकी के दो पार्ट भी करने हैं, जल्दी से बाकी के दो पार्ट भी स्टार्ट कर दो। इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिख देना है, जैसे सिंस द रिमाइंडर इज जीरो सो x minus 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस तरह लिख देना और आगे बढ़ जाओ। पार्ट बी पे आ जाओ। पार्ट बी में फिर मुझे उसने एक डिवाइजर दिया हुआ एक्सप्रेशन दी हुई है, उसको पहले इक्वल्स टू जीरो करो। 2x minus 3 है, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2x minus 3 will be equals to 0 and the value of x is 3/2। अभी x की वैल्यू 3/2 जो है वो अपनी एक्सप्रेशन में पुट करो, सिंप्लीफाई करो और देखो क्या आंसर जीरो आ रहा है। अगर जीरो आ रहा है तो ये फैक्टर है, जीरो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। पार्ट सी में उसने मुझे थोड़ा सा क्वाड्रेटिक दे दी, तो इसको पहले एक्सप्रेशन इसको फैक्टराइज कर लेना। सर x की वैल्यू 1 और -2 आ रही है पार्ट सी में। पार्ट सी में x की वैल्यू 1 और -2 आ रही है ना, तो दोनों को डाल के देखो पॉलिनोमियल में, और दोनों अगर सेटिस्फाई करती हैं तो सर इसका 1 से मतलब तो है कि सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2 से दूसरे देखना से भी है। करके देखो, दूसरे से भी करेगा। कर रहा है सर, दोनों से सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये भी इसका फैक्टर है। वो एक स्टेटमेंट लिख दो, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 करो। पार्ट सी में पहले इसको फैक्टराइज कर लो। जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो आपके पास दो ब्रैकेट्स आ जाएंगे, एक आ जाएगा x+2 और एक ब्रैकेट आ जाएगा x-1। दोनों को बारी बारी जब आप इक्वल्स टू जीरो करोगे तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक x की वैल्यू आ जाएगी -2 और एक x की वैल्यू आ जाएगी +1। तो अब इसको दोनों से सेटिस्फाई करना है, तब ये रिमाइंडर जो है ना वो इसका तब ये इसका जो है ना वो फैक्टर होगा, वरना नहीं। दोनों से चेक करो, दोनों से चेक करके बताओ मुझे, जीरो आ रहा है आंसर। में यहाँ 3 आ जाएगा और -2 का क्यूब जो है वो -8 हो जाएगा, तो यहाँ -8 लिख दिया मैंने। और फिर आपने प्लस का साइन यूज किया और आपने 2 लिखा, और -2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, आपने ब्रैकेट में 4 लिखा। और फिर -7 लिख के x की जगह पे आपने -2 लिख दिया ब्रैकेट में। और फिर -2 के बाद जो है वो +2 है, तो आपने ब्रैकेट क्लोज करके +2 लिखा। ठीक है, अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 8 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव, तो ये -24 हो जाएगा, दिस विल बी +8। और माइनस होता है प्लस, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14, तो ये +14 हो गया। अब +2 हो गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि -24 + 24 0 हो जाएगा। और फिर जो है जब आप 1 पुट करोगे
और 1 को पुट करने की ऐसे क्योंकि जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ 1 को पुट करके चेक कर चुके हो। जब आपने x को 1 पुट किया था तो 5 - 5 0 आ रहा था। कंफर्म कर लो, जब आप x की जगह पे 1 पुट करोगे तो ये 5 - 5 आ जाएगा, जो कि 0 है। इसका मतलब है कि दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके भी दोनों रिमाइंडर्स जो है वो 0 आ रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज अ फैक्टर एंड द लास्ट वन इज अ फैक्टर। पार्ट बी जो है वो इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है वो रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो ये फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम यही कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब है डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया? जी सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ Yes, जाओ। sir. क्वेश्चन नंबर 2 की भी बिल्कुल यही लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे कह रहा है कि यू हैव टू शो दैट x4 - 3x² + 2x + 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x + 1 बट नॉट बाय x - 2। ठीक है, आपको फिर उसने एक एक्सप्रेशन दे दिया और ये कह रहा है कि x + 1 जो है ना वो इसका फैक्टर है, बट डिविजिबल का मतलब वो इसका फैक्टर है, और x - 2 इसका फैक्टर नहीं है। शो करो अपनी वर्किंग से। शो करके मुझे बताओ वर्किंग से कि ये सही कह रहा है। जी सर, सही कह रहे हैं। ठीक है, उधर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। 2 हो गया तो 3 पे आ जाओ। 3 मैं करवा रहा हूँ। सर सारे तक उधर उसको फैक्टराइज कर लो, उसको फैक्टराइज कर लो तो तुम्हारे पास थर्ड टर्म भी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा बता देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 में k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और उसने हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था x³ - 2k² + 3x + k, और उसने कहा था कि दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय दिस फैक्टर। ठीक है, इस बायनोमियल से ये डिविजिबल है, ये इसका फैक्टर है। तो जब कोई एक्सप्रेशन किसी से डिविजिबल होता है तो इसका मतलब है रिमाइंडर 0 आता है। तो सबसे पहले मैंने वही जो है रिमाइंडर थ्योरम पहले अप्लाई किया। रिमाइंडर थ्योरम कहता था कि अपने डिवाइजर को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू फाइंड आउट करो। x की वैल्यू जब आ जाए तो उसको वापस पोलिनोमियल में पुट कर दो। मैंने वापस पोलिनोमियल में पुट करके इक्वल टू 0 इस वजह से लिखा है क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास रिमाइंडर 0 आएगा। तो जब आप इसको k के लिए सॉल्व कर दोगे तो k की वैल्यू आपके पास +2 आ जाएगी। ठीक है, ये बस क्वेश्चन में लैंग्वेज पे फोकस करना है। बाकी सारे क्वेश्चन इसके ऐसे ही हैं, डिविजिबल है, फैक्टर है कि नहीं है, बस सारी चीजें उसने इसी तरह पूछी है।